ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल डिस्कस किए थे एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड रिटार्डेड पोटेंशियल। ठीक है, देखिए रिटार्डेड पोटेंशियल का एक टॉपिक है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, दैट इज लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल। ओके, तो लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल जानते हो किसी लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज देयर इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज मूविंग, ठीक है, तो इस मूविंग चार्ज पार्टिकल से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है ना, दैट इज कॉल्ड लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल। लेकिन आज तक किसी एग्जाम में जानते हो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस टॉपिक है। अगर आप जैसे ग्रिफिथ की बुक में भी देखेंगे तो इसका जो डिस्कशन दिया हुआ है ना वो काफी लॉन्ग है, मतलब आई थिंक डिस्कशन 4-5 पेजेस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जानते हो हम लोग लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है किसी किसी एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसका यूज होता है जानते हो अदर डेरिवेशन में। तो एक्चुअली जानते हो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली एडवांस्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, इसके डेरिवेशंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो हम लोग डेरिवेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग टॉपिक को डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोग को जितना बता दिया गया रिटार्डेड पोटेंशियल वगैरह के बारे में, ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिस्कशन को बस उतना ही तक लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए दो टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का ईएमटी में, मतलब उसको ऑप्टिक्स वाले पार्ट को छोड़कर एक है रेडिएशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और दूसरा टॉपिक जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पहले रेडिएशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2007 में सर एक क्वेश्चन है इसका। क्या कह रहे हो? गेट में 2007 में एक क्वेश्चन है इस टॉपिक से। किससे? लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल से। देखो वही हम कहते हैं ना कि हाँ। एक एक क्वेश्चन अगर मान लो बाई चांस हो सकता है कि लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल का क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको लगता होगा कि वो लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल का है, लेकिन जानते हो उस क्वेश्चन को फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना उससे भी क्वेश्चन वो हो जाता है। ठीक है, जैसे नेट एग्जाम में भी देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल मूविंग है। लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल का मतलब यही है कि पोटेंशियल ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो इसके पोटेंशियल को ही लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल कहते हैं। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल देखिए अगर होगा, ठीक है, तो इसका फील्ड जानते हो या पोटेंशियल अगर निकालना है ना तो हम लोग एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड से भी निकल सकता है। चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट में मान लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको किसी दूसरे मूविंग फ्रेम में हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हम लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल, तो आप देखोगे कल हम जो है ना क्लास में कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो मूविंग चार्ज पार्टिकल का होगा। ठीक है, लेकिन उसको फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से किया जा सकता है, तो उस इसलिए अलग से लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखिए रेडिएशन डिस्कस कर रहे हैं। रेडिएशन का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो रेडिएशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना तो वी बेसिकली डिस्कस पावर इमिटेड बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, सो हियर वी डिस्कस इन दिस टॉपिक, है ना, ऐसे लिख दो, इन दिस टॉपिक, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट। ठीक है, तो नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हियर वी डिस्कस, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस पावर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव emitted by point sources। ठीक है, पॉइंट सोर्स का मोस्टली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सो वी डिस्कस द पावर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय पॉइंट सोर्स। ओके, तो पॉइंट सोर्स जो लिखा गया है ना, पॉइंट सोर्स में मतलब देखिए जैसे ये जो पॉइंट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स जो हम लोग कह रहे हैं इसमें बेसिकली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा।
एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, या फिर एक ऑसिलेटिंग डाइपोल हो सकता है, ऑसिलेटिंग डाइपोल। ऑसिलेटिंग डाइपोल में दोनों तरह के डाइपोल हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो सकता है और मैग्नेटिक डाइपोल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक दोनों है, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो ये दो केसेस हम लोग मोस्टली डिस्कस कर, मतलब इसी से क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए क्या है कि रेडिए पहली बात हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट सोर्स से या किसी भी सोर्स से रेडिएशन इमिट कब होता है, अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट, कोई भी सोर्स है, ठीक है, चलो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो, ए सोर्स इज said to be emitting इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को हम लोग रेडिएशन कह रहे हैं, ठीक है ना। रेडिएशन इफ, ठीक है, इफ पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड या ठीक है ना, या इंटेंसिटी कह सकते हो, ठीक है ना। पावर रेडिएटेड और इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इज फाइनाइट एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस में अगर क्या बोलते हैं पावर रेडिएटेड फाइनाइट आता है तो हम उसे कहेंगे कि ये, ठीक है। सो ए सोर्स इज सेड टू बी इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ पावर रेडिएटेड इज फाइनाइट एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना। लार्ज डिस्टेंस पे पावर फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज देयर इज ए चार्ज पार्टिकल और इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और हम ये कह देते हैं कि ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। और एक दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं, सपोज देयर इज चार्ज पार्टिकल और ये मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन है इसका, मतलब वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसमें, ठीक है, इसमें अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखिए चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी निकलता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग इन दोनों केसेस में पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर, वी कैन डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर, दोनों केसेस में पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब देखिए पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसको अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर बन जाता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पावर इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से बताया गया था आप लोगों को कि एस का मॉडुलस आप ले लेंगे, डॉट डी ए कर देंगे, ठीक है ना, एरिया, ये डी ए जो है ना एरिया है यहाँ पे, ठीक है ना, डी ए, तो ये बेसिकली पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस केस में अगर हम मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल से बहुत फार पॉइंट पे, ठीक है ना, वेरी फार पॉइंट पे पावर निकालते हैं, पूरे पूरे मान लीजिए क्लोज्ड स्फेयर पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटली बिग स्फेयर पे, तो इस केस में जानते हो ये जीरो आएगा। और इस केस में अगर आप ऐसे निकालते हो ना, देखिए पावर इज इक्वल टू एस डॉट डी ए, ठीक है ना, ये वेक्टर पोटेंशियल मत समझोगे, ठीक है ना, एरिया है ये, ठीक है ना, एस डॉट डी ए, और इसको हम बेसिकली लार्ज लार्ज एरिया पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, वी डू दिस कैलकुलेशन ऑन लार्ज एरिया, ठीक है। एंड हियर आल्सो वी डू कैलकुलेशन ऑन लार्ज एरिया बोल सकते हो या लार्ज सरफेस, लार्ज सरफेस पे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो है ना जीरो नहीं आता है, इट डजंट कम आउट टू बी जीरो, ठीक है। मतलब देखो क्या होगा कि जैसे हम लोग इस मूविंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उससे पॉइंटिंग वेक्टर निकाल कर ये कैलकुलेशन करेंगे लार्ज डिस्टेंस पे, एकदम बिग बिग एरिया, ठीक है ना, बिग स्फेयर कंसीडर कर लो आप, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से एक बिग स्फेयर पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, जैसे ये चार्ज है ना तो इससे बहुत फार डिस्टेंस पे ऐसे करके बिग एक ऐसे एक बिग स्फेयर ले लिया, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे हम जैसे इसी इसके चारों तरफ ऐसे एक बिग, ठीक है ना, एक बिग स्फेयर ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके,
ठीक है, ऐसे बिग स्फेयर इसमें भी ले लिया, ठीक है। तो देखो इस बिग स्फेयर पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, इस सरफेस इंटीग्रेशन, और ये अगर नॉन जीरो आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी नॉन जीरो, तो हम ये कहेंगे कि ये पावर को रेडिएट कर रहा है, इट इज रेडिएटिंग पावर और इट इज नॉट रेडिएटिंग पावर, ठीक है ना। तो ये मतलब ये जानते हो थ्योरेटिकली वेरीफाई किया गया है, ठीक है, कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो नॉन जीरो पावर देता है एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो मतलब ये लार्ज डिस्टेंस पे, मतलब ये आर है मान लीजिए, तो आर टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो आता है, तो मतलब इसका मतलब हो गया कि इट इज रेडिएटिंग, रेडिएटिंग मतलब ये पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट कर रहा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें कह सकते हैं कि इट इज नॉट रेडिएटिंग, इट इज नॉट रेडिएटिंग, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बाद में एक्सपेरिमेंट से ये चेक किया गया है, ठीक है ना। बट थियोरेटिकली ये पाया जाता है कि हम कह सकते हैं पावर जो रेडिएट करेगा ना वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही रेडिएट कर सकता है, क्योंकि इससे थियोरेटिकली हमें नॉन जीरो पावर मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में फिर एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट डजंट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें जानते हो क्या होता है कि देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, तो पॉइंटिव वेक्टर तो होगा ही, और पॉइंटिव वेक्टर हम बताए थे कि एनर्जी प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें जानते हो क्या होता है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है ना, तो इसका फील्ड भी साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। फील्ड इज जस्ट मूविंग विद द चार्ज पार्टिकल, और ये फील्ड जो है ना स्पेस में प्रोपेगेट नहीं करता है, मतलब समझ रहे हो ना, इट डजंट प्रोपेगेट इन इन द स्पेस, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल जा रहा है ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि अब इससे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो इधर रेडिएशन जा रहा है, दैट डजंट हैपन इन दिस केस, बट इन दिस केस इट हैपेंस, ओके, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो मतलब ये कहा जाता है कि अब ये जो डिस्कशन हम बता रहे हैं ना, ये इसको प्योरली अगर आप डिटेल मतलब थ्योरेटिकल डिस्कशन करना चाहेंगे तो वही फिर लेनर्ड विचर पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बेसिकली इस डिस्कशन से ये हमारा कंक्लूजन निकलता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करते हैं, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ये पावर को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। अब देखोगे ऐसे कुछ क्वेश्चन ग्रिफिथ की बुक में दिए हुए हैं, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोपेगेटिंग विद द चार्ज पार्टिकल, ओके। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है कि फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो मतलब इसका फील्ड देखो यहाँ पे अभी कम था, फील्ड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी आप कह सकते हो कि एनर्जी अभी यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, बस चार्ज पार्टिकल इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सो देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बट इट इज नॉट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें चारों तरफ वेव प्रोपेगेट करता है, ठीक है ना। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लाई, जैसे मतलब फ्लाई होता है ना, फ्लाई घूम रहा है स्पेस में, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लाई बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लाई, मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे भी तो रेडी एनर्जी, यहाँ से यहाँ पे भी एनर्जी ज्यादा है, बाद में इधर एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो एनर्जी का प्रोपेगेशन तो हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लाई बोला जाता है, ठीक है ना। और इसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, ठीक है। सो दैट्स द सिचुएशन, ओके। तो अब देखिए ये यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इसमें ये देखो ये लिख दिया गया ना, सोर्स इज सेड टू बी इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन इफ पावर रेडिएटेड इज फाइनाइट एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब ये फाइनाइट होना चाहिए, जैसे अभी हम बताए ना पावर, ठीक है, इसमें एस ये तो हमने लिख ही दिया, ठीक है ना, पावर शुड बी फाइनाइट, मतलब ये टर्म नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन इज इमिटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला है कि रेडिएशन इज इमिटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। ये थ्योरेटिकल जानते हो डिस्कशन है, ठीक है, लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया जा चुका है, ठीक है, कि एक्चुअल में रेडिएशन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से ही इमिट होता है,
So radiation is emitted by accelerated charges. अब देखिए यहाँ पे वर्ड बोला गया ना एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेटेड में तो बहुत एक्सेलरेशन बस होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन देखिए जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल है Q, अब ये मान लीजिए ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज भी हो सकता है, इट कैन बी ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें जब ऑसिलेशन होता है तो एसएचएम जैसा केस है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन तो होता ही है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन आप जानते हैं टूवर्ड सेंटर होता है, A = V²/R, ठीक है ना। तो ये भी रेडिएट करेगा, तो रोटेटिंग चार्ज जैसे है मान लीजिए। तो इसीलिए तो रदरफोर्ड मॉडल में कहते हैं ना कि चार्ज पार्टिकल जो कहा गया है रदरफोर्ड मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, तो उसको डिस्कार्ड इसीलिए किया गया ना कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज है, और अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है देन इट शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ओके। तो रोटेटिंग चार्ज, ठीक है ना, तो ये रोटेटिंग चार्ज हो गया, ठीक है। नाउ अगर जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, वायर में करंट जा रहा है, और करंट जो है ना बेसिकली इस तरह से I0 मान लीजिए sin ωt, मतलब एसी करंट, ठीक है ना, एसी करंट है, ठीक है। तो ये सभी बेसिकली, क्योंकि एसी करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ सॉरी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए एसी करंट के केस में आप इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वायर आर इन एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। तो इसीलिए वहां पे कहा जाएगा कि ये जो वायर है ना, एसी करंट, मतलब वायर कंटेनिंग कैरिंग एसी करंट आल्सो इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। तो रेडिएशन इज इमिटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, तो ये सभी जो है ना दीज आर एग्जांपल्स वेयर electromagnetic radiation, or these are the examples in which electromagnetic radiation is emitted, okay। इसमें भी electromagnetic radiation emit होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है ना। इन सभी केसेस में electromagnetic radiation emit होगा, ओके, ठीक है। तो मोस्टली जो एंटेना वगैरह होता है ना उन सभी में बेसिकली ये एसी करंट यूज होता है, ठीक है ना। एसी करंट को यूज करके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट किया जाता है, ठीक है, ओके। नाउ तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट रेडिएशन, ठीक है। तो देखिए अगर हमने ये कहा है ना कि फॉर रेडिएशन हम लोग ये कह रहे थे कि पावर देखो एस डॉट, जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि एस का एवरेज डॉट एरिया DA, ठीक है ना, फॉर लार्ज डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं लिमिट R टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होगा कि दिस शुड बी, ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट होना चाहिए। देखिए ये फाइनाइट तभी हो सकता है, हम जानते हैं कि DA जो है ना, DA इज प्रोपोर्शनल टू R², एरिया जो होता है ना R² के प्रोपोर्शनल है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसको फाइनाइट करना है ना, तो हमें इस S जो होगा यहाँ पे S का मॉडुलस, ठीक है ना, जो होगा दैट शुड बी, या एस मॉडुलस चलो लिख देते हैं यहाँ पे, एस मॉडुलस शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/R², क्योंकि एरिया से R² आएगा और यहाँ से 1/R², ठीक है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तभी ये फाइनाइट आ सकता है, देन ओनली देयर इज चांस ऑफ गेटिंग फाइनाइट आंसर। क्योंकि फिर देखिए R² कैंसिल हो गया ना, तो एरिया में DR नहीं होता है, देयर इज नो DR इन एरिया, ओके। तो फिर साइन थीटा डी थीटा वगैरह होगा, तो उसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको बेसिकली 4π(x) जैसा टर्म देता है, तो वो तो फाइनाइट होगा ही। तो यहाँ से हम देखो फॉर रेडिएशन हम जानते हैं कि ये फाइनाइट होना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर वी मस्ट हैव दिस कंडीशन, ठीक है ना। और या ऐसे लिख दो यहाँ पे सिंस, एंड ऐसे लिखो, एंड सिंस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R², तो इसीलिए हम कह सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/R² होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए पॉइंटिंग वेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/R² आ रहा है, ठीक है ना, ये मतलब पॉइंट सोर्स का डिस्कशन चल रहा है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली पॉइंट सोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर आप सभी जानते हो कि E और B के मतलब E×B से डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो पॉइंटिंग वेक्टर का मॉडुलस जो है ना एवरेज, वो इंटेंसिटी से रिलेट होता है, और इंटेंसिटी आप जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि देखो एस मॉडुलस
एवरेज हम लोग ये जानते हैं ना कि इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह से लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटू वी, ठीक है ना। तो यह वैक्यूम है तो सी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सी। तो देखो यहाँ से इंटेंसिटी में ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी जगह पे आप 1/r स्क्वायर लिखेंगे तो ई नॉट निकालोगे तो 1/r आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब ई नॉट 1/r है ना, तो ई और बी आपस में रिलेट होते हैं। जैसे मान लीजिए वैक्यूम में आप लिखेंगे तो ई बाई बी इज इक्वल टू सी आ जाता है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट बी भी प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, मतलब बी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है ना, फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स। तो कोई भी अगर पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा होगा ना, तो पहला कंडीशन देखो ये है कि ये फाइनाइट होना चाहिए। बस यहाँ से ही बेसिकली हमारा कंक्लूजन निकलता है। ये अब हम जो लिख रहे हैं ना, देखो ये तो जनरल स्टेटमेंट है कि रेडिएशन के लिए ये जो लिखा गया ना, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना कि ds शुड बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मतलब हम स्फेरिकल कह सकते हो कि स्फेरिकल टाइप का सरफेस ले रहे हैं, और स्फेरिकल टाइप का सरफेस आप तभी ले सकते हो, ठीक है ना, जब क्या बोलते हैं पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से जो जब वेव प्रोपिगेट करता है ना, तो उसका वेव फ्रंट बेसिकली स्फेरिकल जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली अब हम यहाँ पे पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, ये पॉइंट सोर्स की बात की जा रही है, ठीक है ना, फॉर पॉइंट सोर्स। ओके, सो दैट्स द पॉइंट हियर। तो ई नॉट और बी नॉट, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी किसी पॉइंट सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेटरी टर्म तो होता ही है, तो साइन के डॉट एक्स, या जैसे हम लोग के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो वो टर्म्स तो होंगे ही, बट एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि हमें इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर चाहिए टू गेट फाइनाइट पावर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 1/r स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए जानते हो यहाँ पे एक्चुअल में जब आप कैलकुलेशन देखेंगे ना, तो इसमें पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे ना, एंड पोटेंशियल अगर निकालते हैं, जैसे भी निकालते हैं, तो ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/r निकलता है, ठीक है ना। और जैसे वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे तो ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज वेक्टर पोटेंशियल, ऑल दीज आर प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इसमें 1/r डिपेंडेंस इज वेरी कॉमन डिपेंडेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, एक्चुअल में देखो कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जानते हो क्या है कि देखो हम लोग लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दीज आर ट्रू फॉर, ठीक है ना, एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, ये सभी पॉइंट्स लार्ज डिस्टेंस के लिए ट्रू है, ठीक है। तो जब आप पोटेंशियल से फील्ड निकालते हैं ना, तो देखिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में भी, क्योंकि हम जैसा कि कह रहे हैं कि ये ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल होंगे, तो इसका पोटेंशियल जो निकाला जाता है ना, वो रिटार्डेड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से निकलता है, लिनार्ड विचर पोटेंशियल से। तो इसमें और भी टर्म्स होते हैं, जैसे अभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल आप निकाल रहे हो ना, तो 1/r है और e टू द पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, ऐसा टर्म है। तो अब आप जैसे फील्ड निकालेंगे ना, ग्रेडियंट इसका लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से तो वापस यही आ जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/r स्क्वायर आ जाएगा। तो लार्ज डिस्टेंस पे क्या होगा कि 1/r स्क्वायर के टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस में 1/r को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ 1/r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको रिटेन किया जाता है। तो इसीलिए अगर पोटेंशियल 1/r डिपेंडेंस है, तो फील्ड में भी 1/r को रिटेन करते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी बुक में देखोगे, ग्रिफिथ की बुक में बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन दिए रहते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में फिर आप देखोगे ना, जो रिजल्ट्स लिखे हुए ना, उस रिजल्ट को सिर्फ एक बार आप एनालाइज करके देखोगे, सभी में डिपेंडेंस 1/r दिया हुआ होगा। ओके, तो ये सभी जानते हो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखो थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग होता है, बट डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, एक क्वेश्चन भी आप लोग को याद है हम कराए थे, जिसमें नेट एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था, वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ था, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, जो थोड़ा ऑसिलेटिंग डाइपोल का थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो उसमें भी अभी आप देखेंगे ना, उस क्वेश्चन में भी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सॉरी वेक्टर पोटेंशियल जो दिया हुआ है 1/r डिपेंडेंस का दिया हुआ है, और उससे मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला गया ना, वो भी 1/r है। तो ये कॉमन डिपेंडेंस है फॉर पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है ना। ओके,
तो आप देखेंगे जेस्ट एग्जाम में जानते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गए हैं। जेस्ट एग्जाम में, नेट एग्जाम में ये डिपेंडेंस को पूछ दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉइंट सोर्स में की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। पॉइंट सोर्स के केस में हमेशा इस तरह का आपको सिचुएशन दिखेगा। ठीक है, देखो जस्ट ए मिनट, हम एक देखो क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखो एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन हम कराए थे क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद आ रहा है आप लोगों को? क्लास में कराया गया कि नहीं कराया गया, बताइए। ये क्वेश्चन कराया गया करने के लिए क्लास में? दिए थे सर। करने के लिए करने के दिया था, लिए कराए दिए नहीं थे थे? सर। नहीं नहीं, कराए भी थे क्लास में हम शायद। करने के लिए दिए थे तो हुआ था ये कि नहीं हुआ था? ऑप्शन बी आ रहा था सर, तो उसमें एक एंड में एक टर्म एक्स्ट्रा बच रही थी, बाकी आंसर ऑप्शन मैच हो रहा था, एक टर्म वो हाँ, प्रॉब्लम कर देखो रही थी। इसमें जानते हो, देखो हम बेसिकली हम क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं, बस हम देखो हिंट मतलब लॉजिक बता रहे हैं। देखो इसमें वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, इसमें देखो 1/r डिपेंडेंस दिया हुआ है। अब इसमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अप टू 1/r टर्म। ठीक है ना, टू ऑर्डिनेट है ना, टू ऑर्डर 1/r। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में भी देखिए 1/r लिखा गया है इसमें। ठीक है, और ये तो ऑसिलेटरी टर्म है बेसिकली, एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है दैट इज ऑसिलेटरी टर्म। ओके, तो ऐसा होता है कि वेक्टर पोटेंशियल में भी 1/r है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी 1/r है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1/r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 1/r होगा। ठीक है, सो दैट दैट कैन हैपन। ओके, तो ये डिपेंडेंस आप ध्यान रखेंगे, रेडिएशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट, अब हम लोग देखिए ये हम आपको बता दिए कि रेडिएशन जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज से ही इमिट होता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव करा है, और एक्सेलरेटेड चार्ज के सभी एग्जांपल है, चाहे ऑसिलेटिंग हो सकता है, रोटेटिंग हो सकता है, या एसी करंट हो सकता है, इन सभी केसेस में रेडिएशन निकलेगा। ओके, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं रेडिएशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज, सो रेडिएशन ड्यू टू एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज। ओके, तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, और ये ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है यहाँ से थीटा एंगल पे, और ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर जैसे मान लीजिए सोर्स, ठीक है ना, इट इज इमिटिंग रेडिएशन, तो रेडिएशन तो चारों तरफ जाएगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि रेडिएशन जो होता है ना, इससे रेडिएशन निकल रहा है, तो इधर भी स्प्रेड होगा, इधर भी चारों तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे एस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो थ्रू कैलकुलेशन, ठीक है ना, देखो ये पाया जाता है, अभी हम लोग जैसे लॉजिक से बता दिया ना कि एस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, उसमें ये बताया गया कि एस इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली 1/r²। तो ये कैलकुलेशन से दिखाया जा सकता है कि देखो एस जो निकलता है ना यहाँ पे, वो सम कांस्टेंट और इनटू यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा और बाई r²। ठीक है, तो एस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म। ठीक है ना, एस इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई r² होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो एस बेसिकली यहाँ से देखिए एस लिखा गया है। ठीक है, थीटा आप समझ जाओगे क्या है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन और पॉइंटिंग वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है। जैसे किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंटिंग वेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, ठीक है, उस पॉइंट पे जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा, वो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है।
ठीक है ना, एंगल के प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो हम, ये आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ये इसको तो हम जस्टिफाई भी कर दिए थे कि और के इज सम कांस्टेंट हियर। तो यहाँ से देखिए एस का मॉडुलस वगैरह जो होता है ना वही इंटेंसिटी होता है, तो हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आर डिस्टेंस में यहाँ पे इंटेंसिटी 45 डिग्री पे इतना है, तो 90 डिग्री पे कितना इंटेंसिटी होगा, ठीक है ना। तो बस साइन थीटा का वैल्यू आपको पुट करना होगा, एक जगह पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी जगह पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों जगह का इंटेंसिटी रिलेट हो जाएगा। इस तरह से इंटेंसिटी रिलेट करने के लिए नेट एग्जाम में एक बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओके, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, पॉइंटिंग वेक्टर इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है, इधर देखिए एक्सेलरेटेड है ये, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में जानते हैं ना कि चार्ज अगर यहाँ पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है, आर कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो वो आप ध्यान रखोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में होता है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें मिस्टेक का चांस है ना, तो इसीलिए ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। किसी को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, देखो इस तरह से बताते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा आर कैप, तो आप देखो एस वेक्टर जो निकल रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखोगे एस वेक्टर जो है दैट इज अलोंग आर कैप, ठीक है। एस वेक्टर आर कैप के अलोंग है, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इस पे ऐसे थंब रखोगे तो करंट जो है ना, देखिए ये मान लीजिए हमारा जेड डायरेक्शन है, सपोज दिस डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, इसको जेड डायरेक्शन बोल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे करंट जो होगा ना दैट इज इन जेड डायरेक्शन, तो ऐसे थंब रखने पे फिंगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो आप ऐसे जानते हो थंब रखने में फिंगर जैसे इसके चारों तरफ सर्कुलेट करोगे तो वो फाई कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जानते हो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बी कैप जो होता है ना उसे फाई कैप के अलोंग लिखा जाता है, बी कैप इज अलोंग फाई कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी कैप को फाई कैप के लॉन्ग लिख रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड के राउंड रोटेट करेगा, तो बी कैप फाई कैप के लॉन्ग लिख दिया जाता है। अब हम देखिए यहाँ पे जैसे हम जानते हैं ई क्रॉस बी जो होता है ना, वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, या ई क्रॉस बी आप कहते हो कि एस वेक्टर के अलोंग होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ई का डायरेक्शन अगर हम इधर लेंगे ना और बी ऊपर लेंगे तो ई क्रॉस बी से एस आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ई वेक्टर जो होता है ना इधर होता है, ठीक है ना, दिस इज ई वेक्टर, ठीक है। तो ई वेक्टर देखिए जैसे ये थीटा आप ऐसे मेजर कर रहे हो ना, तो ये डायरेक्शन बेसिकली थीटा कैप का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ई वेक्टर इज अलोंग थीटा कैप, ठीक है, तो ये थीटा कैप के लॉन्ग है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए अगर हम ऐसे कह दें, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है किसी स्टैंड में, यहाँ पे है, दिस इज द लोकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं ना, इस पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ से ऐसे ये हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, लेकिन थीटा इधर ऐसे मेजर हो रहा है ना, तो ये है हमारा थीटा कैप का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान रखोगे इधर होगा थीटा कैप के लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि थीटा ऐसे मेजर हो रहा है ना, ये बेसिकली हो जाएगा आर कैप का डायरेक्शन, आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप है, और थीटा इधर से ऐसे इंक्रीजिंग सेंस में है, तो ये थीटा कैप का डायरेक्शन बोला जाएगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानते हो ट्रिकी है, ठीक है ना, ये सब जानते हो, मतलब कोई ट्रिक नहीं है कि इस तरीके से इसको फाइंड करना है, ये प्योर कैलकुलेशन से आता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग सिंपली ऐसे कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट नॉट द केस इन हियर, ओके। यहाँ पे बेसिकली ये डिफरेंट है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब हम ये जैसे एस निकल गया ना, इसी को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करके पावर निकाला जाता है, तो टोटल पावर रेडिएटेड, ठीक है। तो टोटल पावर रेडिएटेड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू, जैसे कि हम बता दिए, P इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन ऐसे एस एवरेज और इंटू डी ए, ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से देखिए रिजल्ट इतना आ जाता है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब, ठीक है।
दैट इज द टोटल पावर रेडिएटेड। ठीक है, ये टोटल पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। ओके, सो हियर आप ये ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ये जो रिजल्ट है ना, दिस इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए ऐसा है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक का के एग्जाम में आता नहीं है, वो जो है ना रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम, हाँ बताइए। सर ये 6 पाई लिखा है क्या नीचे? हाँ 6 है, 6। ये हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, देखो ये आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि हम इस चीज को, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको जब यहाँ पुट किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है, यहाँ पे के अननोन है ना, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मत समझोगे, ये सम कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, इट इज नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कंफ्यूज, इसमें के डैश लिख दो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है ना, ये सम कांस्टेंट है। तो ये हम कांस्टेंट अभी हम बता नहीं रहे आपको, तो इसीलिए ये रिजल्ट भी नहीं कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको पुट करके आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये रिजल्ट आता है फाइनल। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, वो इस फाइनल फॉर्मूले पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पावर ये निकल रहा है। पावर हम लोग जानते हैं, देखिए इंटेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है ना, वो पावर पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, इंटेंसिटी आप जानते हो, देखो इंटेंसिटी आई जो लिखते हैं हम लोग, दैट इज पावर अपॉन एरिया होता है। ठीक है ना, अपॉन एरिया। तो बेसिकली क्या है कि यहां से देखिए, पावर अपॉन एरिया, यही इंटेंसिटी होता है। ठीक है ना, तो पावर देखिए हम लोग ये निकाल लिए है, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंटेंसिटी जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, देखो इंटेंसिटी से रिलेट करके क्वेश्चन डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं। कभी इंटेंसिटी का क्वेश्चन डिस्टेंस और एंगल से रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो डिस्टेंस और एंगल का अगर क्वेश्चन होगा तो इसको यूज करके आंसर करोगे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए यूजफुल होगा, समटाइम्स दिस फॉर्मूला में बी यूजफुल। ठीक है ना, समटाइम्स ये यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ये 3 फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लार्बर फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का होगा, तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। ये 3 फॉर्मूले जो बॉक्स में पुट किए गए ना, ज्यादा चांस है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन कभी बाई चांस अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करना हो तो इन सभी से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज एनफ एक्चुअली फॉर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बस इतना ही इंफॉर्मेशन, ये जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, बस इससे आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में। ये इसमें जो है ना, पोटेंशियल एंड फील्ड्स वाले असाइनमेंट में ही है ये रेडिएशन के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे इसमें ये जेस्ट एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर होगा इसका बताइए जरा आप लोग। तो आप लोग ऐसा करो, 2-3 क्वेश्चन देख लो, अभी हम जस्ट 1 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो एक क्वेश्चन तो 27 आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, 27, और एक क्वेश्चन ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29, ये जो 29 है, तो क्वेश्चन 27, 29, ये 2 क्वेश्चन वो देखिए आप लोग। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं। ओके, और एक 32 भी देख लो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27, 29 और 32। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं। ठीक है।
कौन कौन से क्वेश्चन बोले सर ने? 27, 29 और हेलो 32. 32. ठीक है, तो ये 1 होगा सर। इसका आंसर तो डायरेक्ट हो गया ना, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r से, है ना। तो n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ठीक है, Yes. और क्या कहते हैं, इसका क्या आंसर आया ये वाले क्वेश्चन का? 16 16 आ रहा है ना। ठीक है, 16 आप देख रहे हो, ये जानते हो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये नेट एग्जाम का जैसे क्वेश्चन है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मास एंड चार्ज ई। ठीक है, चार्ज ई मूविंग विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a emits radiation of intensity I. What is the intensity of the radiation emitted by particle of mass m/2 and charge 2e and acceleration 2 है। ठीक है, देखो हमने अभी बताया आपको कि इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो Q यहाँ पे आप देखिए डबल कर दिया गया, A को भी डबल कर दिया गया, तो 4 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स 16 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है हमें और इसका भी स्क्वायर करना है, तो इससे भी 4 आएगा, इससे भी 4 आ जाएगा, तो 16, तो 16 इंटू आई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, और ये सब जानते हो रेडिएशन का जो भी क्वेश्चन आया है ना नेट एग्जाम में, हमेशा 5 मार्क्स से पूछा गया। आप देख सकते हो कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या लिखा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज डिसलरेटेड विद कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी u where u is much less than c to u/2। इनिशियल मतलब ये नॉन रिलेटिविस्टिक बताना चाह रहे हैं कि u much less than c का मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक है। सो एन इलेक्ट्रॉन इज डिसलरेटेड एट कांस्टेंट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, टू u/2 ड्यूरिंग विच इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस टू द रेडिएशन, कितना एनर्जी रेडिएशन में लॉस हुआ। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो एनर्जी निकालना है ना, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो हम पावर इमिटेड निकाल देंगे इसमें। ठीक है ना, फिर उससे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी लॉस निकल जाएगा। ठीक है, तो 32 देखिए आप, डिस्टेंस s बोला गया है इसमें। ठीक है ना, तो ऐसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक चार्ज पार्टिकल है, ये मान लीजिए चार्ज ई है, ये जा रहा है इधर u स्पीड से, कुछ देर के बाद इसका स्पीड जो है ना ऐसा हो गया u/2। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, s। इट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस s। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो इसी में बोला गया है कि देखिए ऑब्वियसली इसका स्पीड चेंज हो रहा है ना, इसका स्पीड जो है डिक्रीज कर गया, तो एनर्जी लॉस तो हो ही रहा है, देयर इज एनर्जी लॉस। ओके, तो सॉरी, हाँ, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो हम पूछेंगे वो एनर्जी गया कहाँ, तो वही कहा जाएगा यहाँ पे, ये चार्ज पार्टिकल है ना, तो जो एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, तो इसमें पूछा गया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट टू रेडिएशन, तो इसमें फॉर्मूला देखिए इस तरह से लिखा जा रहा है ना, तो जानते हो एक्चुअली
एक्चुअली जानते हो इसमें क्या है कि एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया है कि सारा का सारा एनर्जी, अदरवाइज जानते हो ऐसे पहले आप ये समझ लीजिए, एनर्जी देखो U/2 है और बाद सॉरी पहले स्पीड U है बाद में U/2 हो गया, तो हमें तो पता है कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ। अगर इसमें बोला जाता ना कि ऑल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट टू रेडिएशन, देन व्हाट इज द एनर्जी लॉस, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाल देते तो वही बेसिकली एनर्जी लॉस्ट टू द रेडिएशन होता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एनर्जी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, अब कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में भी लॉस हो गया होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली मतलब ये आप समझ रहे हो ना, मैकेनिकल एनर्जी का 100% रेडिएशन में कन्वर्जन यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, इसीलिए आंसर जो है ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से नहीं बताया जा रहा है। हो सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी कुछ थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, तो हमें यहाँ पे बताना है कि रेडिएशन में कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ। तो रेडिएशन में जो एनर्जी कन्वर्ट हुआ ना वो निकालने के लिए आपको पावर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप पावर जब लिखते हो ना, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम। तो अगर हमें एनर्जी निकालना है, एनर्जी आप देखिए तो बेसिकली ये हो जाएगा पावर और इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए पावर इनटू टाइम, तो पावर के लिए हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू बेसिकली है Q² A² अपॉन 6πε0 और C³ है, ये पावर का फॉर्मूला है। तो हमें एक्सेलेरेशन चाहिए यहाँ पे, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए ये लगा दो यहाँ पे, देखो V² इक्वल टू U² और प्लस 2as, ठीक है ना। तो V की जगह पे U/2 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू U² और प्लस 2a और s। तो a यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको इधर ले आकर माइनस करोगे, ठीक है ना, तो ये बेसिकली कितना आ जा रहा है, देखो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से -3U² अपॉन hs, यही आ रहा है ना। Yes. तो ये एक्सेलेरेशन निकल गया। अब हम टाइम भी निकाल, क्योंकि हमें देखो यहाँ टाइम भी चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए ये लगा देते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो V के यहाँ पे फिर से U/2 हो गया और यहाँ पे U है और प्लस AT, ठीक है ना। तो टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा -U/2a, ठीक है ना। और a का वैल्यू हम ये निकाले हुए ना, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से, तो टाइम इज इक्वल टू निकल जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, s दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसे पुट करोगे ना तो ये बेसिकली निकल जाएगा 4s इंटू u, 4s अपॉन, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3u, ये हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। एक वैल्यू इसमें हमने पुट किया है, ठीक है ना यहाँ पे, तो हाँ ठीक है, ये 8s 4s अपॉन 3u निकल जाएगा, तो ये बेसिकली टाइम निकल गया, ठीक है। तो टाइम भी देखिए हम s दिया हुआ था क्वेश्चन में, u दिया हुआ था, तो उस नॉन टर्म्स को यूज करके लिखा गया है, टाइम जो लिखा गया जैसे s दिया हुआ है u दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको भी हम देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकाला गया u और s के टर्म में निकाला हुआ है, ये नॉन टर्म्स है। तो हम देखिए इसमें एनर्जी लिखते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हमें ऐसे लिखना है। तो पावर का वैल्यू है यहाँ पे E²A² अपॉन 6πε0 और C³ और इनटू टाइम, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यूज, अब देखो E² अपॉन 6πε0 और C³ हो गया और A², तो A का वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है 3U² माइनस में है और अपॉन 8s, ठीक है, और टाइम ऐसे मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो 4s अपॉन 3u। अच्छा ये प्लस भी ऐसे भी प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस में था, माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा टाइम में, ठीक है ना। तो ये प्लस में आ रहा है टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पुट करेंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इससे आप देखिए इसका स्क्वायर है, तो ये तो 9 हो जाएगा, 9 6 से कैंसिल होगा, तो ये बेसिकली ऊपर में 3 बच जाएगा, है ना, और नीचे 2 बच जाएगा, और फिर एक और 3 यहाँ पे है, इससे 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया और ये 64 आएगा, ये 4 से कैंसिल होगा ना, तो ये 16 बन जाएगा, 16 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 32 हो जाएगा। तो E² और यहाँ से आप देखिए कि बेसिकली U⁴ आ रहा है, नहीं U का क्यूब आ जाएगा, एक U कैंसिल होगा ना, U³ और इंटू S नहीं आएगा, ये S इधर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 32 आ रहा है πε0 C³ और इंटू S, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है।
E square U cube upon 32 pi epsilon naught C cube S. Okay, so that's the energy. Okay, तो अब आप देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नो ऑप्शन इज मैचिंग। ओके, तो जानते हो देखो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है ना, रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जानते हो अगर एनर्जी पर योर मतलब अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना, ये बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ये बेसिकली ये जो निकला है वो एनर्जी लॉस्ट है टू रेडिएशन, ठीक है ना, क्योंकि रेडिएशन का फॉर्मूला यूज किया गया ना, पावर का फॉर्मूला रेडिएशन से। ठीक है, तो अगर हम जानते हो इसमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तो देखो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट अगर निकालते हो ना, तो बेसिकली इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, दिस विल बी एनर्जी लॉस्ट और डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली आप देखिए यहाँ से ई स्क्वायर यू क्यूब अपॉन 32, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब और इंटू एस हो गया, और काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे हाफ एम और इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ से देखिए कि हाफ से कैंसिल हो जाएगा, 32 आ जाएगा, तो ई स्क्वायर और इंटू यू स्क्वायर से यू क्यूब कैंसिल हो गया, यू बच गया, और यहाँ से 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब और इंटू एस और इंटू यहाँ पे एक यू आ जाएगा, नहीं एस इंटू यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन जो है ना डेफिनेटली रॉन्ग था यहाँ पे, अदरवाइज कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एनर्जी निकालने के लिए हम पावर इंटू टाइम कर देंगे तो आंसर तो आ ही रहा है, ठीक है ना, वी आर गेटिंग द आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें निकाला हुआ एक्चुअल में एनर्जी फ्रैक्शन, ओके, ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ओके, मतलब एनर्जी लॉस्ट बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब निकाल रहे हैं ना, तो फिर ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आंसर अब मैच कर गया यहाँ पे, ये आप ये जो है ना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को चेंज किया गया है, वो म्यू नॉट में आप चेंज कर लोगे, अदरवाइज फैक्टर आप देखिए तो 16 का फैक्टर जो है ना बस इस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। एम एस ये सब लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऊपर मेरे को यू भी आ रहा है, ठीक है, ई स्क्वायर भी आ रहा है, वो एप्सिलॉन नॉट को हटाया गया है, ठीक है ना, तो वो आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन भी अगर देखिए तो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, इट इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बस ये सब यूज किया गया एंड वी आर गेटिंग द आंसर, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया एनर्जी, ठीक है, यार पावर बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो टॉपिक और आता है, पावर रेडिएटेड बाय ऑसिलेटिंग डाइपोल और पावर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पहले लिख रहे हैं पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पावर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हो, मतलब अगेन डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, तो एक लॉजिक सिर्फ आपको बता रहे हैं हम, देखो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे जब हम लोग, एक मिनट, ठीक है, देखिए हम लोग इसमें जब पॉइंट चार्ज का डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज, तो इसमें पावर का फॉर्मूला ऐसे लिखा गया है, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्यू और इंटू ए जो लिखा गया है ना, देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख दें क्यू इंटू ए, तो ये क्यू और ए का वैल्यू जो है ना ऐसे लिख सकते हो आप, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो चार्ज तो देखिए किसी भी पार्टिकल कंजर्व्ड होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं डी टू बाई डी टी स्क्वायर और क्यू इंटू आर, ठीक है, ये क्यू को हम डेरिवेटिव के अंदर कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये क्यू इंटू आर जो है ना ये डाइपोल मोमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे डी टू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, और ये बेसिकली यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बन जाएगा पी वेक्टर, दिस पी वेक्टर जो लिखा हुआ है ना ये डाइपोल मोमेंट हो गया। क्यू इंटू आर आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बताया जाता है कि ये डाइपोल मोमेंट होता है, दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो इसे जानते हो क्यू इंटू ए जो लिखा गया है ना यहाँ पे, देखो क्यू इंटू ए, इसकी जगह पे हम लोग
पी डबल डॉट लिख देंगे, ये पी वेक्टर है और डबल डेरिवेटिव है। तो इसीलिए जानते हो इसमें पावर जब लिखा जाता है ना ऑसिलेटिंग डाइपोल का, तो पावर का फॉर्मूला ये बन जाता है, देखिए बस यहाँ पे क्यू ए की जगह डाइपोल मोमेंट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाता है पी डबल डॉट, ठीक है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर टाइम डिपेंडेंट आ गया तो एवरेज भी लेना पड़ता है, ठीक है। सो यू टेक एवरेज अपॉन यहाँ पे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यू, मतलब यही फॉर्मूला जो है ना उसी को लिख दिया गया है, बस क्यू इंटू ए की जगह पी लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला मतलब इस तरीके से जस्टिफाई किसी बुक में किया हुआ नहीं है, वो हम मुझे लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं तो इसीलिए हम इस तरह से बताते हैं स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो कभी कभी जैसे आप भी मतलब किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का सोचते हो ना कि अगर हम इसको कैसे प्रेजेंट करें, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास चॉइस है कि या तो हम डायरेक्ट बताएं इसको प्रीवियस से रिलेट करके, तो हम प्रीवियस से रिलेट करके इसे बता रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी बताया जा सकता है। इसका डेरिवेशन जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इन दो ये बुक्स में आप देखेंगे ना तो ये दोनों डेरिवेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। हमने सोचा कि आखिर चार्ज पार्टिकल से ही तो डाइपोल मोमेंट बनता है ना, तो इस तरह से हमने रिलेट कर दिया है इसे। इज दैट ओके? ठीक है। सो नाउ सो पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जानते हो मतलब इस तरह के छोटे छोटे डेवलपमेंट्स भी मतलब फिजिक्स, इसको जानते हो फिजिक्स एजुकेशन का पार्ट माना जाता है कि किसी सब्जेक्ट को आप किसी न्यू तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कभी कभी जो है ना जैसे डायमेंशन एनालिसिस से कभी फॉर्मूले डेवलप कर लिए जाते हैं, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड फिजिक्स एजुकेशन, मतलब आप एजुकेशन जो मतलब टीचिंग जो है ना उसको एनरिच कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो डेवलप समथिंग सिमिलर, ओके। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अब ये आप ढूंढोगे नहीं कि किसी बुक में कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। बुक में तो आपको सभी इंडिपेंडेंट दिखेंगे। तो ये देखिए पावर रेडिएटेड निकल गया। अब देखिए जैसे हम लोग ऑसिलेटिंग डाइपोल की बात करते हैं ना, तो ऑसिलेटिंग डाइपोल का मतलब होता है कि जैसे कोई डाइपोल है, देखिए इस तरह से, कि ये डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ऑसिलेटिंग का मतलब इनके बीच का सेपरेशन ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये यही होगा कि ये माइनस और प्लस के बीच में जो है ना, ऐसे मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं, डाइपोल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है तो इस पे हाइड्रोजन पे प्लस होता है, इस पे माइनस है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें वाइब्रेशन में तो वाइब्रेट करता है ना, तो वाइब्रेट करेगा तो बेसिकली एक तरह से वो ऑसिलेटिंग डाइपोल भी बन गया, ठीक है। तो दैट इज ऑसिलेटिंग डाइपोल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल में देखो क्या होता है कि ये इस तरह से ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, तो बेसिकली इनका सेपरेशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी ध्यान रखोगे, इसमें भी अदर कॉन्सेप्ट जो है ना वो पॉइंट चार्ज के जैसा ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है। अब ये कोई पॉइंट है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, हम लोग आर डिस्टेंस पे अगर पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे ना तो एस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, माइनस ये प्लस है, इफ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट इन दिस वे, ठीक है ना, ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है ना, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो थंब ऐसे रखोगे ना, फिंगर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा यहाँ पे। और फिर अब वही बात हो जाएगी कि ई क्रॉस बी हमें करना है, तो ई क्रॉस बी, ऐसे ई क्रॉस बी करेंगे तो ऐसा आना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इधर होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी जैसा होता है प्रीवियस केस जैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, क्योंकि ये भी एक पॉइंट सोर्स है, डाइपोल आप ध्यान रखो, डाइपोल एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट सोर्स, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा मत समझोगे कि ये पॉइंट सोर्स नहीं है, ओके। डाइपोल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हम लोग पॉइंट सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू थीटा कैप के डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो ये फाई कैप के डायरेक्शन में है, और एस वेक्टर निकालेंगे तो दैट इज अलोंग आर कैप, ओके। तो आर कैप मतलब किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में एस वेक्टर होगा, ओके। और डिपेंडेंस जो हम स्टार्टिंग में बता दिए ना, वही डिपेंडेंस सभी जगह रहेगा, ठीक है ना। डिपेंडेंस जैसे हम बताए थे ना कि एस इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा अपॉन आर। मैग्नेटिक फील्ड भी निकालोगे तो ये प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब 1/r डिपेंडेंस जो हम बता रहे थे। अच्छा इसमें साइन थीटा हम शायद लिखे नहीं थे, अगर थीटा डिपेंडेंस की बात करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, तभी पॉइंटिंग वेक्टर में साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पे वैलिड होगी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन अगर कभी भी आता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो ये फॉर्मूला सबसे यूजफुल होगा, ठीक है ना। पावर का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसको यूज करेंगे, अदर क्वेश्चन अगर आता है तो फिर ये सभी इन्फॉर्मेशन से आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अब सिमिलर रिजल्ट देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं पावर
ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है ना वो देखिए एक करंट लूप होता है। मैग्नेटिक डाइपोल इज करंट लूप। तो ऐसे देखिए एक करंट लूप है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। हमने बताया ना कि इसमें ऑसिलेटिंग करंट होगा, सम एसी करंट। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे मान लो इसमें करंट जा रहा है, आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो कोई पॉइंट है यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट हो गया एट थीटा एंगल, तो इसमें आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन से एंगल मेजर किया जा रहा है। जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। सो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग ये आर पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एस वेक्टर वही यहाँ पे भी होगा, एस कैप इज अलोंग आर कैप। ओके, तो ये सिचुएशन है, एस कैप इज अलोंग आर कैप। ओके, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे डिफाइन करते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, ठीक है ना ऐसे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पावर निकालना चाहते हैं, तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पावर लिखने के लिए एक एनालॉजी डेवलप करेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखो डायमेंशन एनालिसिस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस अगर आप यूज करोगे ना, डायमेंशन एनालिसिस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हो ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए करंट इनटू एरिया है, तो डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा। देखो चलो करंट इनटू एरिया भी लिख देते हैं, और ये होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, ऐसे लेंथ है ना। तो करंट को हम लोग लिखते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, और एरिया हो जाता है लेंथ स्क्वायर, और ये चार्ज इनटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो m बाई पी इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, एक L भी कैंसिल हो जाएगा, तो L अपॉन T हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये स्पीड का डायमेंशन हो गया। इसको डायमेंशन वाइज अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो इट हैज डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि m बाई पी को डायमेंशनली जो है ना, डायमेंशनली इसको हम लोग लिख देते हैं c, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इसीलिए p की जगह पे लिख दिया जाता है m और डिवाइडेड बाई c, ठीक है। तो p की जगह m बाई सी लिख देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना उसमें p की जगह पे m बाई सी लिख दोगे, तो इसीलिए यहाँ पे पावर जो आएगा, देखिए पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे p डबल डॉट अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और c क्यूब, ठीक है। तो p डबल डॉट 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप पावर का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये p की जगह ये लिख दोगे आप m डबल डॉट, ठीक है, एंड हियर मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी ऐसा था ना, मॉडुलस स्क्वायर है, ठीक है। तो मॉडुलस स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें देखिए m पुट करोगे तो सॉरी p का वैल्यू पुट करोगे ना m बाई सी, तो इससे c स्क्वायर आ जाएगा, और c क्यूब यहाँ पे है तो c पावर 5 आ गया। तो पावर जब हम लिखेंगे, देखिए पावर, तो ये m डबल डॉट होल स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और c पावर 5 आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, तो अगर मतलब आप समझ रहे हैं पावर निकालना है अगर हमें, तो हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डबल डेरिवेटिव निकाला जाएगा, उसका मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे, और हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू भी निकालना पड़ सकता है। अगर सपोज करिए कि ये टाइम डिपेंडेंट केस है, तो फिर ये पावर जो होता है ना, एवरेज पावर जनरली लिखा होता है, ठीक है। तो एवरेज ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये रेडिएशन से रिलेटेड बेसिक कैलकुलेशंस हैं। ओके, इसी को यूज करके हम लोग अदर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कभी कभी जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ऑसिलेटिंग डाइपोल में तो हमने आपको बता दिया ना कि डाइपोल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे थोड़ा देखो हम कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड और बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ऑसिलेटिंग डाइपोल है, ऑसिलेटिंग डाइपोल, तो ऑसिलेटिंग डाइपोल में देखो क्या होता है कि P इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं P नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जाता है ऑसिलेटिंग डाइपोल के केस, ठीक है ना। क्योंकि देखिए डाइपोल, ये P जो है ना डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, दिस इज डाइपोल मोमेंट।
तो डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी नॉट जो लिखा गया है ना, पी नॉट इज इक्वल टू ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन लिख दोगे आप, ठीक है ना। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल केस में देखिए पावर जब आप लिखोगे ना, पावर इज इक्वल टू, देखिए हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे देखिए पावर हमारा ऐसे लिखा हुआ है पी डबल डॉट का मॉडुलस स्क्वायर, फिर एवरेज है और फिर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब है, ठीक है ना। दैट्स द फॉर्मूला। तो देखिए इसको आप डबल डिफरेंशिएट करोगे आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो डबल डिफरेंशिएट करने से आएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पी नॉट स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर, तो साइन ही बच जाएगा ना डबल डिफरेंशिएशन के बाद, तो उसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, उसका एवरेज लोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 12 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी पावर सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब पी नॉट का वैल्यू अगर चाहते हो आप क्यू इंटू एल लिख दो, तो यहाँ पे पावर जो निकल रहा है ना, आप देखिए पावर, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा पावर 4 और इंटू क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब, ठीक है। दैट इज द एवरेज पावर। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल के केस में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना पावर का, वो तो फॉर्मूला जस्ट बताया गया था, देखिए ऑसिलेटिंग डाइपोल में पावर का ये फॉर्मूला, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ध्यान रखोगे तो ऑसिलेटिंग डाइपोल में डाइपोल मोमेंट को हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, ओके। तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए केस आता है, तो ऑसिलेटिंग डाइपोल में देख रहे हो पावर ओमेगा पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, चार्ज स्क्वायर और लेंथ ऑफ डाइपोल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब देखिए केस आता है रोटेटिंग डाइपोल का, रोटेटिंग डाइपोल, ठीक है। तो रोटेटिंग डाइपोल के केस में देखिए, ठीक है, इन केस ऑफ रोटेटिंग डाइपोल बेसिकली ऐसा सिचुएशन होता है कि डाइपोल जो है ना रोटेट कर रहा होता है, ये डाइपोल मोमेंट इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है, तो देखिए ये एंगल आप मान लीजिए कि किसी टाइम में ओमेगा टी है, स्टार्टिंग में मान लो यहाँ था, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप पी वेक्टर लिखेंगे ना, तो देखिए सम मैग्नीट्यूड पी और ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस टी और साइन ओमेगा टी और जे कैप, ये पी वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए पी वेक्टर का डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा दोनों जगह से बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे पी मतलब ओमेगा स्क्वायर और पी और बेसिकली यही आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गेट। तो इसमें अगर हम इसका देखिए पी डबल डॉट मॉडुलस ले लेते हैं और उसका एवरेज लेंगे अगर, ठीक है ना, तो मॉडुलस लोगे ना तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो फिर टाइम डिपेंडेंट टर्म बचेगा ही नहीं, तो ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर पी बच जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। या इसका मॉडुलस अगर पी नॉट लिखते हो तो हर जगह पी नॉट लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड अगर पी, ठीक है, तो ये पी नॉट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड अगर इसका जो है ना पी नॉट लिखते हो कि ठीक है ये पी नॉट है, तो कॉस और साइन कंपोनेंट यहाँ पे पी नॉट में लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसकी जगह ये लिख देंगे। तो हम लोग अगर पावर लिखते हैं यहाँ पे देखो पावर, तो पावर ऐसे लिखा जाता है पी वेक्टर डबल डॉट मॉडुलस स्क्वायर फिर एवरेज और 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब। तो पी डबल डॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया ओमेगा पावर 4 एंड पी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब। तो इसमें आप नोटिस करेंगे देखिए ये फैक्टर 6 यहाँ से देखिए, जब ऑसिलेटिंग डाइपोल है ना तो यहाँ पे भी देखिए वही लिखा हुआ ओमेगा पावर 4 पी नॉट स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ 12 लिखा हुआ है। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल में देखिए कि यहाँ पे 12 आता है और रोटेटिंग डाइपोल में 6 है, तो मतलब रोटेटिंग डाइपोल में जो पावर है ना वो डबल है, ठीक है ना। इसका सिंपल सा रीजन है कि रोटेटिंग डाइपोल इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑसिलेटिंग डाइपोल। ये भी तो देखिए एक ऑसिलेटिंग डाइपोल है और ये भी एक ऑसिलेटिंग डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में रोटेटिंग डाइपोल जो है ना इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑसिलेटिंग डाइपोल, तो इसीलिए इसका पावर जो है ना ट्वाइस ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल आता है, ठीक है ना। इसमें ये जो आया है ना दिस इज ट्वाइस ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल है ये, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल का ये ट्वाइस आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन हो गया रेडिएशन का रिलेटेड टू डाइपोल एटसेट्रा, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो बेसिकली इसी पे बेस्ड होगा,
ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको सम कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्वेश्चन है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन गिवन नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन में नॉट बी गिवन, और अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे और उसको यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, देखो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जरा आप लोग आंसर करिए। पार्टिकल इज अंडरगोइंग, मतलब एक चार्ज पार्टिकल मान लोगे, ठीक है ना, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, इसका चार्ज मान लो कि क्यू है, इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक सर मोशन। स्लाइड बैक करना। ओके। ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए, और इसका एम्पलीट्यूड ए है। क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कैलकुलेट एवरेज पावर रेडिएटेड। ठीक है ना, ऑन एवरेज कितना पावर रेडिएट होगा ये हमें बताना है, कैलकुलेट एवरेज पावर रेडिएटेड। बताइए जरा आंसर क्या होगा। इसमें क्या लिख रहे हो कोई कि ऑसिलेटिंग में हाफ क्यों किया है? ये ऑसिलेटिंग में एवरेज लिए थे ना, यहाँ पे देखो ऑसिलेटिंग डाइपोल, देखो ऑसिलेटिंग डाइपोल जो हम लोग पढ़ रहे थे, रेडिएशन ड्यू टू एक्सेलरेट पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे जो है फॉर्मूला तो ये है ऑसिलेटिंग डाइपोल का। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पे पुट किए तो पी का वैल्यू पी डबल डॉट इसका डिफरेंशिएशन करोगे दो बार तो ये साइन से कॉस बनेगा, कॉस से साइन, साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका एवरेज लिया हुआ है ना ये एवरेज, तो आप जानते हो साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है ना, तो साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें एवरेज लिया गया है तो साइन स्क्वायर का एवरेज आएगा ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, ये पुट करोगे यहाँ पे तो उसका एवरेज लोगे ना तो 1/2 आएगा, इसीलिए 1/2 किया गया है। ओके, क्या आंसर आ रहा है इसका बताइए जरा। सर इस क्वेश्चन में जो भी रोटेटिंग वाला किया था ना वैसा ही हम्म, कुछ आएगा, वहाँ पर पी की जगह बस ए और क्यू आ जाएगा, पी नॉट की जगह पर ए क्यू। हाँ तो क्या आंसर आंसर क्या आ रहा है बेसिकली, कैलकुलेट एवरेज पावर रेडिएटेड। ओमेगा फोर ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अपन 6 पाई हाँ एप्सिलॉन नॉट ठीक है, सी ऐसा क्यू। ही आएगा। देखो इसमें जो है ना एक्चुअली पावर का फॉर्मूला ये लिखना होगा, क्यू चार्ज पार्टिकल का है ना, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी क्यूब करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू जो है ना ये ऐसे लिख दोगे, ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव। एसएचएम में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एसएचएम में एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इससे एक्सेलेरेशन निकालोगे ना तो एक्सेलेरेशन में आ जाएगा माइनस, दो बार डिफरेंशिएट करोगे इसे, एक्सेलेरेशन इक्वल टू देखो एक्स डबल डॉट होता है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और फिर से साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, और प्लस फाइव, तो हम लोग इसको जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फिर से इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट केस जब भी आ जाएगा ना तो उसका एवरेज ले लिया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे पावर जो लिखेंगे वो एवरेज लिखना पड़ेगा, एवरेज पावर। तो यहाँ से आप देखिए ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ठीक है ना, इस तरह से आएगा, और अपॉन 6 पाई और एक क्यू स्क्वायर तो होगा ही। ठीक है ना, तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब और यहाँ से 12 आ रहा है, दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर होगा, क्यू स्क्वायर ए पावर 4, ठीक है ना, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ठीक है,
ओके देखो, एक क्वेश्चन तो बस रेडिएशन इतना ही है, इसी ये जितना बता दिया गया ना, इसी को यूज करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बेसिक बेसिक पूछे गए हैं, आप जो भी क्वेश्चन है इसमें वो निकाल लोगे, वो करके देख लोगे, ठीक है ना, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे एक मिनट, देखो जैसे एक क्वेश्चन जो है ना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो और खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखो क्या आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है, नेट नेट एग्जाम में। एक बार देखिए अभी आ रहे हैं।
इसका आंसर 1/4 आ रहा है क्या? वन बाई एट। ओके। 1/8 तो नहीं आ रहा यार, 1/4 आ रहा है मेरा। आंसर आ रहा है इसका 31 का? सर 1/4 है। नहीं, सर 1/4 नहीं, इसका 1/8 आता है आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, पार्टिकल विथ चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ए इन एक्स वाई प्लेन अराउंड ए फिक्स चार्ज प्लस क्यू विच इज एट द सेंटर। ठीक है, let intensity of radiation at 0.00 r be I1 and that at 2r00 be I2। देखो इसमें डिस्टेंस को चेंज किया है, पहला पॉइंट जो है ना 00 से r डिस्टेंस पे है, दूसरा जो है ना 2r डिस्टेंस पे है। तो ये मतलब क्वेश्चन जो है ना इंटेंसिटी और डिस्टेंस का है, और लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो है ना z एक्सिस पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो I2, तो रेशियो हमें I2/I1 बोला गया, इसमें बता दिया कि R जो है ना फार पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, तो देखो ये स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी नेट एग्जाम में भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसमें जो है ना ये है कि पहले एक चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, इसका रेडियस R है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है 0, 0 और R पे, ठीक है, इस तरह से इट इज मूविंग इन सर्कल, ठीक है ना। इस तरह से ये चार्ज क्यू सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो ये 0, 0 r पे, ठीक है, 0, 0 r पे हमें यहाँ पे इंटेंसिटी को बोला गया I1 है ये, ठीक है। R बहुत बिग है, इसमें बोला गया इसका रेडियस मान लो स्मॉल r है, ठीक है ना, या इसको ऐसा करो, इसका रेडियस को हम R0 बोल देते हैं अभी, ठीक है। तो R0, ये जो रेडियस है ना R0 से बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना। R इज बेसिकली मच मच ग्रेटर देन R0, ओके। अब एक दूसरा सिचुएशन है, जैसे मान लो ये सर्कल है और ये एक्स एक्सिस है, ये जो है ना जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये जैसे ये जो है ना, मान लो कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट है 2r, 0, 0, ठीक है, 2r, 0, 0 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये जो है ना चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी को बोला गया I2 है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो हमें वही I2 और I1 का रेशियो बोला गया है, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन इंटेंसिटी जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है और बाई R स्क्वायर में ये देखना होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, और हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल से ये डिस्टेंस R होगा, ठीक है ना, ये R हो गया, ये कैपिटल R है और ये R0 है। तो R जो है ना लगभग कैपिटल R के बराबर होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस से निकालेंगे ना तो ये बहुत छोटा है, तो उसके कंपैरिजन में लगभग ये इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर है, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो रेडिएशन क्रॉस करेगा ना ये बेसिकली एस वेक्टर है, और ये चार्ज पार्टिकल है, इसका एक्सेलेरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, ठीक है ना। इसको तो हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन टुवर्ड सेंटर है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन देखिए इधर है ए, ये एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल होगा थीटा, यहाँ पे ये एंगल जो है ना दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है और ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि रेडिएशन यहाँ से क्रॉस कर रहा है ना, ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन और ये एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली, ठीक है,
हमें इस एंगल को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा जब आप लिखोगे ना, तो ये एक्चुअली बहुत बिग है ना इसके कंपैरिजन, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत बिग है। तो साइन थीटा आप निकालोगे ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कैपिटल आर बाई आर निकल रहा है। अब आर जो है ना अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर के इक्वल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। तो थीटा इज, साइन थीटा जो है ना बेसिकली यहाँ पे लगभग 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे I1 जब लिखोगे ना, तो I1 इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा k, और साइन थीटा की जगह 1 लिख दोगे और बाई आर स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। I1 का ये वैल्यू है, ठीक है। अब I2 लिखना है, तो देखिए जैसे किसी भी इंस्टेंट में ये पार्टिकल यहाँ पे है सपोज करो, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट पे हम देखिए यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा ना, वो रेडिएशन ऐसे जाएगा यहाँ से, ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन है एस वेक्टर। तो इसमें थीटा जो होता है ना, देखो हमें समझना ये होगा कि थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन पॉइंटिंग वेक्टर एंड एक्सेलरेशन। इसमें थीटा जो होता है दैट इज एंगल बिटवीन एस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये एंगल है, ठीक है, ये एस वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा कहलाएगा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन और ये पॉइंटिंग वेक्टर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि इसमें I2 जब लिखना है ना, तो I2 इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से लिखोगे k साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे आप चार्ज पार्टिकल देखिए यहाँ पे होगा, तो इससे रेडिएशन ऐसे निकलेगा, तो ये एस वेक्टर, ये जो रेडिएशन यहाँ से क्रॉस करेगा, तो एस वेक्टर इधर होगा और इधर एक्सेलरेशन होगा। तो इस पोजीशन पे आप देखिए दोनों के बीच में एंगल जो है ना ये पाई है, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा वो इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा, तो ये ऐसे देखिए एस वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, और यही इसमें एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस पोजीशन पे जानते हो थीटा जो है वो 0 है। तो थीटा आप देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा है, तो इसमें थीटा जो है ना वेरी कर रहा है बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है। तो 0 और पाई के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको जो है ना हमें एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एवरेज लोगे ना तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से I2 निकालोगे तो k, ठीक है ना, तो I2 इज इक्वल टू k और इंटू इसका एवरेज लोगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली k और, ठीक है ना, k डिवाइडेड बाय 8r स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे k डिवाइड बाय r स्क्वायर है, तो इसीलिए जब हम I2 बाई I1 निकालेंगे ना, I2 बाई I1, तो ये 1/8 आ जाएगा, दैट्स इट। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली नेट एग्जाम में, ठीक है। नेट का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रेडिएशन का जब फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फॉर्मूले में बेसिकली क्या यूज होता है उसके अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस रेडिएशन में इतना ही है, ठीक है ना। इसको बस आप ध्यान में रखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंट एग्जाम में वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सर इसमें अगर पॉइंट चार्ज अगर मूव कर रहा होता तो आंसर कैसे चेंज होता, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज सेंटर पर भी है, तो उसका क्या यूज है? क्या बोलोगे आप? ओनली पॉइंट चार्ज ही तो मूव कर रहा है, वो अपने आप मूव कैसे करेगा? अरे मूव कैसे करेगा वो अपने आप? पॉइंट चार्ज अपने आप सर्कल में मूव कराने को फोर्स चाहिए ना, टुवर्ड सेंटर फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ गया ना। तो ये टुवर्ड सेंटर फोर्स लगाने के लिए वो दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। वो इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चले कि टुवर्ड सेंटर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, सेंटीपिटल फोर्स वहां से आएगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो इसमें है ना वो आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में, शायद वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है, करंट का क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा गया था, ठीक है ना, रेडिएशन का वो क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है शायद, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 36, नहीं 36 शायद नहीं है, 36 नहीं है, कोई और क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है ना, नेट एग्जाम में था क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड से आपको बेसिकली इंटेंसिटी निकल जाएगा, इंटेंसिटी को बस आप रेडिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे एरिया में, ठीक है ना, तो पावर निकल जाएगा, ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला होता है ना हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसमें तो हम लोग यही या इसमें, हाँ उसी से उसी को यूज करना होगा। देखो इसमें क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो हमारा जो फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है ना, तो ई नॉट की जगह पे आप ये सब लगा दोगे, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला हमारा ई नॉट की जगह पे ये सारा टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको ई नॉट की जगह लिख देंगे तो हमारा इंटेंसिटी निकल जाएगा। फिर पावर, आपको पता है पावर जो है इंटेंसिटी इंटू एरिया करना होता है, ठीक है, वहां से आपका पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देख लोगे, एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई कर लोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। बस इसमें बोला गया डाइपोल का लेंथ को इतना टाइम्स कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इतना टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सब 33, 34 ये सब अटेम्प्ट कर लोगे, मतलब सभी क्वेश्चन कर लोगे, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, ठीक है। चलो फिर हम अभी जानते हो स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड, बस उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। अब नेक्स्ट आप लोग का मंडे ट्यूसडे में हम टेस्ट लेंगे, इसका ईएमटी का फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, ठीक है। या पहले एक टेस्ट ले लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन ऑनवर्ड्स, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन से आगे एक टेस्ट लेंगे इस बार मंडे ट्यूसडे में, उसके बाद फिर एक फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, हम्म कोई भी रेडिएशन मेटल के लिए ट्रांसपेरेंट होने के मतलब क्या कंडीशन से ट्रांसपेरेंट होगा? देखो, मटेरियल को ट्रांसपेरेंट होने के लिए वो जानते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा ऑसिलेशन का कंडीशन आता है, ठीक है ना। नहीं सर, इससे पहले हाँ वाला क्वेश्चन था मेटल। हाँ, वो हम प्लाज्मा ऑसिलेशन पढ़ाएंगे वो, ठीक है ना, तो प्लाज्मा ऑसिलेशन का करा देंगे, उससे उससे पता चलेगा, ठीक है ना। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से अगर कम होता है ना, ठीक है, और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से बेसिकली रिलेट होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब चीजें जो है ना डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, और इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी बच्चेगा ना सब करा देंगे, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स का पोर्शन आप लोग को अलग से हम करा देंगे, ठीक है ना, एग्जाम से पहले ही करा देंगे, ठीक है, किसी किसी बैच के साथ करा देंगे, वो उससे क्वेश्चन कम आता है ना। वो 3 टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे एक ही आता है। जैसे देखिए, एक्चुअली उसमें ज्यादा टाइम हम डिवोट मतलब क्या है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अलग से उसको नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ना, क्योंकि देखिए आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, 3 टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक है वो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो टॉपिक तो हमको लगता है नेट के स्टूडेंट स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो आएगा, उससे एक क्वेश्चन तो छोड़ भी सकते हो आप, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है पढ़ सकते हो। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? चलो ठीक है, अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ओके।